Hello everyone, welcome to the current affairs for 22nd जून 2024। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना? तो अब ये चारों टॉपिक में हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो पहला टॉपिक है बैलेंसिंग बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, द ट्विन टेस्ट एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। बेल को बैलेंस करने की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को बैलेंस करने की बात हो रही है। तो गवर्नेंस और जीएस 2 का पेपर ये टॉपिक बन जाता है, और मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली आपका जीएस 3 इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक बन जाता है ना? और साथ साथ में ये रिसेंट इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आपको पता है? मनी को लॉन्डर करना। लॉन्ड्री तो आप जानते हो ना? लॉन्ड्री क्या करता है? कपड़े धो के साफ कर देता है, गंदे कपड़े धो के साफ कर देता है। वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गंदे मनी धो के साफ करना। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? ब्लैक मनी को वाइट करना, है ना? तो ब्लैक मनी को वाइट करना को रोकना है मनी लॉन्डर, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, जो कि एक क्राइम है। और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रिसेंटली बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिनको भी पकड़ा जाएगा उनको बेल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बेल लेने के लिए उनको ट्विन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ट्विन मतलब दो टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, और बेल मिलना मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफी मुश्किल बना दिया गया। तो ये सारा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। ये देख रहे हो आप, श्री अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही जेल में है। इनको बेल मिलते मिलते रह गया, तो इनके ऊपर ही ये आर्टिकल है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ट्विन टेस्ट क्या है? ट्विन टेस्ट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, ये समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बना था? 2002 में। और किस लिए बना था? मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए बना गया था। तो ये सब चीज आपको पता है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एसोसिएटेड विद इलीगल प्रैक्टिस। मनी लॉन्ड्रिंग किस किस इलीगल प्रैक्टिस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है? ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इन सब के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। सेक्शन 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या बोलता है? स्ट्रिगनेंट प्रोविजन रिगार्डिंग बेल इन पीएमएलए केस। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में क्या होगा? स्ट्रिंजेंट प्रोविजन दिया जाएगा। It establishes that bail is an exception rather than a rule. बेल मिलना एक एक्सेप्शन होगा, ये सबसे बड़ा जरूरी चीज है। और ये सेक्शन 5 को अगर डायरेक्टली आप यूज करोगे ना अपने एग्जाम में, जेएस पेपर 3 में, जो कि इस साल मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ काफी फायदा पहुंचाएगा। द ट्विन टेस्ट क्राइटेरिया, तो ये एक पॉइंट नोट करने के लिए हो गया। द ट्विन टेस्ट क्राइटेरिया, when considering bail application under PMLA, courts are mandated to apply a twin test if the public prosecutor opposes bail। कोर्ट को ट्विन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल को क्या करेगा? अपोज करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील है, वह पब्लिक की तरफ से जो वकील है, एडवोकेट है, वो बेल का अगर अपोज करता है तो कोर्ट को ट्विन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वो ट्विन टेस्ट क्या है? ये है। अब ये ट्विन टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। पहला टेस्ट, कोर्ट ये देखेगा कि रीजनेबल ग्राउंड पे जो पर्सन है वो नॉट गिल्टी होना चाहिए, पहला चीज ये देखेगा। और दूसरा ये देखेगा कि कितना लाइक्लीहुड है कि वो पर्सन उस क्राइम को दोबारा कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग को दोबारा कमिट कर सकता है वाइल ऑन बेल। बेल पे रहते हुए भी क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग कमिट कर सकता है कि नहीं? तो ये दोनों टेस्ट को कोर्ट अप्लाई करके देखेगी, दोनों टेस्ट में पास होगा तो जाके कोर्ट क्या देगी? बेल देगी। लीगल कंटेक्स्ट एंड सिमिलर प्रोविजन, सिमिलर प्रोविजन जिसमें बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट है, वो किस किस केसों में है? देखो, ऐसे ही इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने में दिक्कत हो रही है। नारकोटिक्स एक्ट, कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी है, नारकोटिक्स एक्ट में भी है ना? यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में भी है। कंट्रोवर्सी सराउंडिंग बेल अंडर पीएमएलए, bail under PML is contentious due to its restrictive nature and the requirement satisfying the twin test। ट्विन टेस्ट को सेटिस्फाई करने की वजह से ही बेल मिलना है, इसमें काफी क्या हो रहा है? मुश्किल हो जा रहा है ना? बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, देखो हम बात करते हैं निकेश ताराचंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का। उसमें
ट्विन टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बोला था कि ये अनरिजनेबल कंडीशन है। ये बात पहले कब की हो रही है हमारी, 2017 की बात हो रही है। अब 2017 के बाद गवर्नमेंट ने 2018 में फाइनेंस एक्ट पास किया, और फाइनेंस एक्ट पास करके इसमें चेंज लेके आ गई गवर्नमेंट। ठीक है, फिर विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया केस आया 2022 में। अब ये केसेस अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना डायरेक्टली जीएस पेपर 2 में, इनफैक्ट जीएस पेपर 3 में, तो डायरेक्टली आपका मार्क्स इनहेंस होता है, खासकर ये सेकंड वाला केस जो आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जज ने, जो कोर्ट ने क्या बोला कि जो ट्विन टेस्ट है वो उसको अपहेल्ड कर दिया। बोला कि हाँ ट्विन टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, अपहेल्ड कर दिया गया। और बोला कि देखो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो टेररिज्म जितना खतरनाक है, इसीलिए इसमें अगर बेल नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लीगल आर्गुमेंट्स एंड गवर्नमेंट डिफेंस, comparative severity. Critics question the equivalence drawn between money laundering and addressing terrorism and narcotics. तो क्रिटिक्स ने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ और टेररिज्म कहाँ, दोनों में को एकदम सेम पेटल पे लेके आना थोड़ा सा अजीब लगने वाली बात है। गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन क्या था, गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन था मनी लॉन्ड्रिंग सोफिस्टिकेटेड मेथड से जो किया जाता है इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही खराब प्रभाव डालता है, और साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी पे भी बहुत ही पुअर इफेक्ट डालता है। तो नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट खराब, टेररिज्म भी डालता है। करंट लीगल पोजीशन क्या है, ट्विन टेस्ट एप्लीकेबल है, कोर्ट को ट्विन टेस्ट को अप्लाई करके देखना है, और तब बेल अगर किसी को मिल पा रहा है तो बेल देना है। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 436A of CRPC, defendant may benefit from bail after serving half of the maximum sentence if trial delays exceed 3.5 years, irrespective of the twin test. twin test के irrespective अगर हाफ सेंटेंस किसी ने काट लिया तो उसको बेल मिल सकता है ना, भले ही ट्रायल चल रहा। पेंडिंग इश्यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, legality of passing the amendment through the money bill route remains under scrutiny. legality of passing the amendment through the money bill, है ना, कि जैसे फाइनेंस एक्ट बना करके फाइनेंस एक्ट से इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अमेंडमेंट किया गया। तो फाइनेंस एक्ट मतलब एक तरह से मनी बिल वहां पे पास किया गया था। अब मनी बिल पास किया गया था तो ये लीगल है कि नहीं है, ये अंडर स्क्रूटनी है। और ये जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल पढ़ते हो, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि शायद ये एक जनरल लेजिस्लेटिव लॉ की तरह इसको पास होना चाहिए था, या फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की तरह पास होना चाहिए था। The debate over bail condition in money laundering cases continue to hinge on balancing legal rigor with constitutional right. तो इसमें सेफगार्ड भी जरूरी है। देखो जैसे अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रहा है ना, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है ना। मे बी वो ट्विन टेस्ट पास नहीं करे, बहुत दिनों तक नहीं पास करे, 3.5 साल तक नहीं पास करे। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। क्या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अपडेट करने की जरूरत है? ये डिबेट हमेशा से तो नहीं, बट फिर भी बहुत सालों से, पिछले 7-8 सालों से पब्लिक डिबेट में चल रहा है कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स में, और खासकर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बुक्स एग्जैक्ट हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ाती है, हमारा पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली शेप नहीं करती है। तो क्या हमें इनको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है कि historical facts have often been portrayed in Indian school textbooks through partisan lenses. पार्टीशन लेंस का मतलब होता है पार्शियलिटी के साथ लिखा गया है, कुछ पार्टें ज़्यादा हाईलाइट है जो हिस्ट्री में, और कुछ पार्ट जो हिस्ट्री बुक में है वो नेग्लेक्टेड है। खासकर इंडिया का जो खुद का आर्ट है, खुद का लिटरेचर है, खुद का फिलॉसफी है, ये चीज़ें क्या है, नेग्लेक्टेड है। दिस अप्रोच हैज स्क्यूड नेशनल आइडेंटिटी, इस अप्रोच से नेशनल आइडेंटिटी क्या हो गया है, स्क्यू हो गया है। एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव इक्विंग कॉलोनियल आइडियोलॉजीज भी क्या हो गई हैं, वीक हो गई। Impact on young mind. Young students lack the cognitive and emotional maturity to process complex historical conflicts. Young students lack करते हैं cognitive and emotional maturity को। Exposure to aggressive historical content at an early age may lead to anxiety and emotional distress, perpetuating negative perception and division in the society. अगर हम बात करें कि अग्रेसिव हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को अगर एक्सपोजर करते हैं हम बहुत अर्ली एज में करते हैं, इससे क्या आएगा, एंजाइटी आएगा, इससे क्या आएगा, इमोशनल डिस्ट्रेस आएगा। परपुएटिंग नेगेटिव परसेप्शन, जिससे नेगेटिव परसेप्शन क्या होगा, परपुएट होगा सोसाइटी में।
परपेचुएशन का मतलब क्या होता है, वो परसिस्ट करने लगेगा, बहुत सालों तक परसिस्ट करने लग जाएगा। एथिकल कंसिडरेशन की बात करते हैं। एथिकल कंसिडरेशन क्या है ना, देखो अगर हम सोसाइटी में डिवीजन ही दिखाने लगे कि हिस्ट्री में दो कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज़्यादा डिविजन था, तो फिर सोशल कोहेशन कहाँ बन पाएगा। स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे इसी क्लासरूम में अलग अलग कम्युनिटी से, और हिस्ट्री बुक्स यही बताती रहेंगी कि इनमें बहुत ज़्यादा है ना डिफरेंसेस था, तो ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं आज के टाइम पे। हिस्टोरिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या फील करने लगेंगे, एक दूसरे के लिए अपोजिट ग्रुप्स में फील करने लगेंगे, तो क्या नेशनल यूनिटी आएगी, क्या नहीं आएगी। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच लेने की ज़रूरत है, और वैसे एग्जाम्पल हिस्ट्री बुक्स में ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा था दो कम्युनिटीज़ के बीच में, जहाँ दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे को म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ देख रही थी, एम्फेथेटिक सिटीजनशिप के साथ देख रही थी। Preparation for critical analysis. Balanced history education in a school does not limit student access to diverse historical perspective at as they mature. अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या बच्चों की हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग वीक रह जाएगी? ऐसा नहीं होगा। जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हायर एजुकेशन में वैसे भी डीपर एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस होता है ना, तो वहाँ पे वो डीपर एक्सप्लोर कर पाएंगे। और उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को क्या देना पड़ेगा, ऑटोनॉमी देना पड़ेगा कि सिलेबस यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से बनाए, अपने हिसाब से अप्रूव करें, कंटेंट टीचर अपने हिसाब से बनाए, रेफरेंस टेक्स्ट अपने हिसाब से बताएं। तो ये सारे काम यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम देना पड़ेगा। अब रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है? यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड अ मच्योर एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू क्रिटिकली एनालाइज कंटेंशियस हिस्टोरिकल इश्यूज, प्रमोटिंग एकेडमिक फ्रीडम। एकेडमिक फ्रीडम कहाँ प्रमोट होता है? एकेडमिक फ्रीडम प्रमोट होता है यूनिवर्सिटीज में प्रमोट होता है। तो वो यूनिवर्सिटीज को करना भी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज को हमें इतना फ्रीडम देना भी चाहिए। कंटिन्यूड इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस स्कूल एजुकेशन। Revised school textbook serve as foundational tool, enabling deeper historical understanding in later academic pursuit. They aim to cultivate constructive attitude among adolescents towards societal rules, preventing premature disillusionment. Premature disillusionment को रोकना पड़ेगा, खासकर जब हम एडोलोसेंट बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, टीनेजर्स पे फोकस कर रहे हैं, और उनको स्कूल के टाइम पे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। यूनिटी को पढ़ाया जाना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। कल्चरल हेरिटेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कल्चर में इंक्लूसिविटी और पीस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज़। इन एडिशन टू हिस्ट्री, अपडेटेड टेक्स्ट बुक एड्रेस प्रेसिंग ग्लोबल इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज को प्रेस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करते हैं, मेंटल हेल्थ को करते हैं, डिजिटल लिटरेसी को करते हैं। कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी। The revision of textbooks aims to foster a culture of empathy, curiosity, understanding, and critical thinking among students. This prepares them for future academic endeavor and encourages lifelong learning. Ensuring continuous improvement. Continuous improvement कैसे improve होगा? To support diverse learning need and enhance critical thinking. टेक्स्ट बुक शुड बी पीरियोडिकली रिवाइज। टेक्स्ट बुक को क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिकली रिवाइज करना पड़ेगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिलेबस से अलाइन करना पड़ेगा। दिस अप्रोच इंश्योर्स द एजुकेशनल रिसोर्सेज रिमेन्स रेस्पॉन्सिव टू इवॉल्विंग स्टूडेंट नीड्स, है ना। तो इससे ये पता चलेगा कि जो भी एजुकेशनल रिसोर्स है, और जैसे जैसे स्टूडेंट का नीड इवॉल्व हो रहा है, तो उसके साथ दोनों में अलाइनमेंट रहे, स्टूडेंट्स थ्राइव करते रहें, एम्पावर करते रहें, और साथ साथ हमें एक मीनिंगफुल सोसाइटी को भी बढ़ा के रखना है। स्टूडेंट में इंक्विजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करना है, और फ्यूचर जनरेशन को तैयार करना है। थर्ड टॉपिक आज हम बात करेंगे इंडिया म्यांमार के बारे में। देखिए इंडिया म्यांमार का रिलेशन कैसा है और कैसा होना चाहिए। इंडिया का जो है वन ऑफ द ईस्टर्न नेबर जो है वो क्या है? म्यांमार, है ना। तो म्यांमार कैसा नेबर है? म्यांमार में कभी डेमोक्रेसी रहती है, कभी आर्मी का रूल आ जाता है। आर्मी मिलिट्री के रूल को हम क्या बोलते हैं? जुंटा रूल बोलते हैं। तो पिछले फरवरी 2021 से, मतलब मोर देन 3 ईयर से, वहां पे रूल कौन कर रहा है? जुंटा रूल कर रहा है। इलेक्शंस वगैरह हुए, मिलिट्री ने बोला, जुंटा ने बोला कि इलेक्शन रिग्ड थे, इलेक्शन सही नहीं थे, तो फिर इलेक्शंस को उन्होंने मान्यता ही नहीं दिया, और उसके बाद से वहां पे मिलिट्री रूल करने लगा। अब मिलिट्री रूल करेगा, जुंटा, उसको जुंटा बोलते हैं, जुंटा रूल करेगा तो थोड़ा नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से ही ये रूल करते हैं, तो सिविलियंस के अगेंस्ट वायलेंस काफी ज्यादा देखने के लिए मिला है।
अगर सिविलियंस के अगेंस्ट मिलिट्री वहां वायलेंस कर रही है तो लोग क्या होंगे, डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के बारे में पूरा टॉपिक है कि इंडिया को क्या करना चाहिए म्यांमार के रिलेशन में। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है। जब से जुंटा रूल में आई है, ओवर 5,000 पीपल किल कर दिए गए, मार दिए गए, और 2.5 मिलियन 25 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं इसकी वजह से। इंडिया मेंटेन्स फॉर्मल रिलेशन विद द regime and has done little to change with the pro democracy resistance। इंडिया एक फॉर्मल रिलेशन बना के रखा है मिलिट्री जुंटा के साथ, और कुछ खास एफर्ट इंडिया नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो सो दैट की म्यांमार में क्या है, डेमोक्रेसी है। और इंडिया में जो स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक है वो भी यही चाहता है कि हम लोग जुंटा के साथ एक बैलेंस बना के रखें। जुंटा के साथ के साथ मिलिट्री जुंटा के साथ जो म्यांमार में है उससे बहुत नेगेटिव अप्रोच करके हम लोग नहीं चले। हमें अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि टाइम टू टाइम इंडिया, टाइम टू टाइम म्यांमार में कैसी गवर्नमेंट आएगी कि टाइम टू टाइम डेमोक्रेसी भी आएगी, कभी मिलिट्री जुंटा भी आएगी। तो मिलिट्री जुंटा भी आएगी तो अगर हम उनसे रिलेशन बिगाड़ लेंगे तो वो चाइना से रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे पर्टिकुलरली हमारा रिलेशन म्यांमार के साथ बिगड़ जाएगा। द नीड फॉर ए बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस अप्रोच जरूरी है। यह आर्टिकल ये बताता है कि कैसा अप्रोच जरूरी है, बैलेंस। इन फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वैल्यूज जो है और इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और कंट्री के डेफिनेशन पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। इंडियाज म्यांमार पॉलिसी हैज ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन नैरो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। हमारा इंडिया का जो म्यांमार की तरफ स्ट्रेटजी है वो नैरो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की तरफ फोकस करता है। देखिए, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक इंसान का पर्सपेक्टिव है, एक स्कॉलर का पर्सपेक्टिव है। तो इसको हम लोग फुल फुल इंडिया म्यांमार का लेक्चर नहीं समझेंगे, ये हम समझेंगे कि एक डायरेक्शन में ये बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। प्रपोज्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट को क्या इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, लेवरेजिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल। हमारा डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल बहुत ज़्यादा है। म्यांमार्स प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस व्यू इंडिया एज ए मॉडल फॉर फेडरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। म्यांमार की जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, जो चाहती है म्यांमार में क्या है, डेमोक्रेसी है, वो इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू से देखते हैं। Support Myanmar opposition, including the National Unity Government, ethnic revolutionary organizations, civil society, trade union, in their push for a federal constitution। तो म्यांमार में बहुत सारा ग्रुप है जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा है। अगेन, ये जो है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इंडिया म्यांमार के रिलेशन में इस चीज को जरूर हाईलाइट करिएगा। और खासकर अभी जो मेंस आएगा, है ना, एपीएससी मेंस आएगा और यूपीएससी मेंस आएगा, ये ये आपको जरूर यहाँ पे लिखना चाहिए। इम्प्लीमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज program to aid Myanmar democratic resistance. Distinguished from China, while both India and China can provide military hardware, India can uniquely promote federal cooperation. By supporting democratic values, India can outmaneuver China in Myanmar. इंडिया आउट मनूवर कर सकता है चाइना को म्यांमार से, है ना, रीजनल इन्फ्लुएंस को दिखा के। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे दिया गया है। अगर हम डेमोक्रेसी और ह्यूमन सिक्योरिटी को फोकस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अलाइन रहेगा कहाँ पे, म्यांमार के साथ। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर डेमोक्रेसी आ गई तो हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वहाँ पे रहेगा। A values-driven policy not only promotes stability but also strengthen India's position. India का position भी यहाँ पे strengthen होगा। The policy shift over India a chance to redefine its role in Southeast Asia, stepping out of China's shadow by championing democratic principle and human security। अब हम बात करते हैं इंडियाज एक्शन रिगार्डिंग म्यांमार की रिकमेंडेशन, हॉल्ट वेपन सेल्स टू म्यांमार मिलिट्री। देखो, ऐसा न्यूज में आया है कि हमने म्यांमार मिलिट्री को कोई वेपन्स भी बेचे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू एडवोकेसी ग्रुप जस्टिस फॉर म्यांमार, एक जस्टिस फॉर म्यांमार करके एडवोकेटी ग्रुप है, वो बोलता है कि 2021 कूप के बाद से इंडिया ने नॉन लीथल और सेमी लीथल इक्विपमेंट किसको बेचे हैं, मिलिट्री जुंटा को बेचे हैं। इनफैक्ट जनवरी 2 को भी, मार्च 27 को भी इंडियन एयरफोर्स ने कुछ कुछ कंसाइनमेंट म्यांमार आर्मी को, म्यांमार मिलिट्री को डिलीवर किया है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो हो भी हम वेपन बेच रहे हैं, वेपन्स किसको बेच रहे हैं, म्यांमार आर्मी को बेच रहे हैं, उसको हम लोग नहीं बेचे। Another investigation by former Myanmar alleged that India sold over 1.5 million worth of Navy grade diesel।
तो ये सारा एक ही पॉइंट है, ऐसा नहीं एग्जाम में लिखोगे तो सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट लिखोगे, ये बाकी सारा क्या है, एक्सप्लेनेशन। ओपन क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलना पड़ेगा, जहां जहां इंडिया म्यांमार का बॉर्डर मिलता है, खासकर सगाइंग रीजन, चिन स्टेट और नदर्न रखाइन स्टेट में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अफेक्टेड हैं मिलिट्री जुंटा के रूल से, हमें वहाँ पे खाना पानी पहुँचाना और बहुत सारा काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर, Sejejing region has seen the highest internal displacement in Myanmar since the coup, followed by Rakhine with the Chin state also significantly affected. Continued airstrike and clashes in these areas have driven many civilians across the border. न्यू दिल्ली शुड रिवोक इट्स प्लान टू फेंस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। न्यू दिल्ली को अपना प्लान रिवोक करना चाहिए और इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस करना चाहिए। री इंस्टेट द फ्री मूवमेंट रिजीम, री इंस्टेट करना चाहिए किसको, फ्री मूवमेंट रिजीम को। एंड एंगेज एग्जिस्टिंग ह्यूमैनिटेरियन एड नेटवर्क टू डिलीवर इमरजेंसी रिलीफ इंक्लूडिंग मेडिसिन फूड एंड टारपोलिन। तो ये सारा चीज हम लोगों को करना चाहिए, म्यांमार के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मिजोरम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग एज अ असाइलम एड इकोसिस्टम, जहां से हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं, एनजीओ के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। थाईलैंड रिसेंट क्रॉस बॉर्डर एड डिलीवरीज को हम लोग एक मॉडल के रूप में देख सकते हैं। तो जब तक जुंटा वहां पे रूल कर रही है, हम ह्यूमैनिटेरियन एड वहां के लोगों को पहुंचाएं और वहां पे प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस को प्रमोट करें, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। स्टॉप डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ असाइलम सीकर, जो लोग वहां से भाग के म्यांमार आर्मी से परेशान होकर वहां जान बचा के इंडिया में चले आ रहे हैं, हम लोग उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि रेफ्यूजी कन्वेंशन ये बोलता है कि जहां पे जान का खतरा है वहां पे डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। रिफ्यूजी कन्वेंशन बोलता है, इस पॉलिसी को बोलते हैं नॉन रिफाउलमेंट पॉलिसी। मतलब जहां पे जान का खतरा खतरा है वहां पे किसी को डिपोर्ट वापस नहीं करना चाहिए। भले ही हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया है, बट स्टिल हमें नॉन रिफाउलमेंट तो फॉलो कर लेना चाहिए ना। किसी को हमें क्यों जान के खतरे में फंसाना चाहिए। इंडिया को लोग आज विश्व बंधु की तरफ देखते हैं, विश्व बंधु भी बोल सकते हो और विश्व मित्र भी बोल सकते हो, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो अगर हमें विश्व मित्र बनना है, विश्व बंदी बनना है, तो पीपल ऑफ म्यांमार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये आर्टिकल का क्लेम है कि म्यांमार में हमारा स्टैंड प्रो डेमोक्रेसी स्टैंड होना चाहिए, प्रो जुंटा स्टैंड या एक न्यूट्रल स्टैंड नहीं होना चाहिए। फिलहाल इंडिया का स्टैंड क्या है, एक न्यूट्रल स्टैंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, ये भी आपको आईआर में हेल्प करेगा। ये बात हो रही है न्यू कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब कब हुआ था आपको पता ही है। रशिया और बाकी यूएसएसआर फोर्सेस जो हैं, कम्युनिस्ट फोर्सेस एक साइड थी और यूएस और कैपिटलिस्ट फोर्सेस एक साइड थी। तो ये 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड दो गुटों में बट गया है ना, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। उनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कोल्ड वॉर की लड़ाई बोलते हैं। आइडियोलॉजिकल लड़ाई कब खत्म हुई, 1990 के आसपास जाके खत्म हुई, 1991 के आसपास जाके वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई खत्म हो गई। तो आइडियोलॉज, क्योंकि यूएसएसआर फोर्सेज जो थी, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, बट रशिया का जो माइंडसेट है वो तो वही रहा। अभी क्या हो रहा है, अभी पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया को पूरा यूरोप और यूएस यूएस और यूरोप ने रशिया को एकदम से साइडलाइन करके रखा है। अब एकदम से साइडलाइन करके रखा है, तो रशिया के पास ऑप्शन क्या है, चाइना से उसने दोस्ती बढ़ा ली। रशिया के पास ऑप्शन क्या है, ईरान से दोस्ती बढ़ा रहा है। रशिया के पास ऑप्शन क्या है, नॉर्थ कोरिया से दोस्ती बढ़ा रहा है। इन कंट्रीज से ही क्यों, क्योंकि ये कंट्रीज वैसे कंट्रीज हैं जिनको वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज पसंद नहीं करते, उनका इनसे 36 का आंकड़ा है। तो रशिया इनसे अपनी दोस्ती को बढ़ावा दे रहा है, नॉर्थ कोरिया से, ईरान से, चाइना से। तो एक कुल मिला जुला के ये इनका एक ग्रुप बनेगा, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप बनेगा। तो क्या ये कोल्ड वॉर जैसा ही नहीं लग रहा, जहां ग्रुपबाजी शुरू हो जाती है, गुटबाजी शुरू हो जाती है, वो कैसा दिखने लगता है, कोल्ड वॉर जैसा शुरू हो जाता है ना। अब ये कैसे बात हो रही है, रिसेंटली पुतिन मिले, पुतिन किससे मिले, किम जॉन उनसे, और दोनों के बीच, दोनों कंट्रीज के बीच एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ, जिसमें उन्होंने बोला कि दोनों कंट्री एक दूसरे का म्यूचुअल असिस्टेंस करेंगे इन इवेंट ऑफ अग्रेशन, जब उन पे कोई वॉर वगैरह होता है तब। हिस्टोरिकली क्या था, कुछ साल पहले की बात है, नॉर्थ कोरिया ने क्या बनाया, नॉर्थ कोरिया ने एटॉमिक टेस्टिंग कर लिया और एक एटॉमिक
वेपन वाला कंट्री बन गया। एटॉमिक वेपन वाला कंट्री बन गया तो उस पर यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगाया। सैंक्शन में रशिया ने भी सैंक्शन लगाया। रशिया ने बोला कि हाँ सैंक्शन किस पे लगना चाहिए, नॉर्थ कोरिया पे लगना चाहिए। बट अभी रशिया को कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करने रशिया पहुंच गया। दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करने की कभी कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर अलायंस बिल्डिंग है ना, और ज्यादा ब्रॉडर अलायंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कौन, रशिया, यूएस के एडवर्जरीज के साथ। फॉर एग्जांपल ईरान से कमिकाजे ड्रोन किसने लिया है, रशिया ने लिया है। और रशिया एक की पार्टनर है किसका, चाइना का। इम्पैक्ट ऑफ द सिक्योरिटी पैक्ट, by promising to help North Korea in the event of an attack, Russia signals its readiness to play a larger role. रशिया एक रेडनेस दिखाता है लार्जर रोल प्ले करने का। पुतिन एम्स टू बिल्ड एन अलायंस ऑफ नेशन अपोज टू वेस्टर्न ऑर्डर विथ चाइना कॉशियसली सपोर्टिंग दिस स्ट्रेटजी, जिससे चाइना कॉशियसली इस स्ट्रेटजी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, रीजनल डायनामिक्स एंड डी न्यूक्लियराइजेशन। द पैक्ट रिड्यूसेस नॉर्थ कोरियाज इंसेंटिव टू डिस्कस न्यूक्लियराइजेशन, है ना। अब ऑब्वियस बात है कि नॉर्थ कोरिया के साथ डी न्यूक्लियराइजेशन की पॉलिसी सोची जा रही थी कि नॉर्थ कोरिया को डी न्यूक्लियराइज करा देना है। अब रशिया हो गया साथ किसके, नॉर्थ कोरिया के, तो कहाँ से डी न्यूक्लियराइज हम करा पाएंगे। डी न्यूक्लियराइजेशन का जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीकेन हो जाएगा। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का जो ये प्रॉब्लम है ये और ज्यादा परसिस्ट करता रहेगा। अब यूएस क्या करेगा, यूएस भी जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ वापस से एक थोड़ा और डीपन अलायंस बनाएगा, जैसा यूएस का पहले से चलता है। तो एक तरह से ये कोल्ड वार की शुरुआत यहाँ पे बोला जा रहा है और ऑथर बोल रहा है। आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।